है कि जब हम किसी भी इंसान को गरीब कहते हैं उसका मतलब क्या है, गरीब के लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं। अमूमन हम तीन बातों को जानते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। जिसके पास ये कुछ होगा वो गरीब नहीं है और बाकी जिनके पास नहीं है उनको गरीब कह दिया जाता है। लेकिन इसको अगर टेक्निकली डिफाइन करें तो इसका अर्थ ये बनता है सर, ए पर्सन इज कॉल्ड पुअर इफ ही या शी अनेबल टू फुलफिल देयर बेसिक और मिनिमम नीड। बात समझेंगे भाई, अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा पुरुष या महिला है जो अपनी बेसिक्स यानी कि अपनी मिनिमम नीड्स को भी फुलफिल करने में अनेबल है, यानी उसके एबल नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को हम गरीब कहते हैं। हिंदी में आप क्या कहेंगे सर? हिंदी में इसको ऐसे डिफाइन करूंगा मैं, एक व्यक्ति को गरीब या निर्धन माना जाता है यदि वह अपनी आधारभूत या मूलभूत, इसको जनरली तौर पर हम आधारभूत या मूलभूत आवश्यकताओं को या न्यूनतम आवश्यकताओं को, आधारभूत, मूलभूत या न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता, उनको पूरा नहीं कर सकता। अब सवाल यह है कि यहां पर सर ये बेसिक नीड्स में किस किस चीज को माना जाता है, हमारी कौन कौन सी जरूरतों को हम बेसिक नीड्स में इंक्लूड करते हैं। तो 5 चीजों को याद रखिएगा। सबसे पहले आप जानते हैं कि सर इसमें फूड यानी कि भोजन आता होगा, हर इंसान खाना है, जीवन के लिए सबसे बेसिक जरूरत है। फूड के बाद क्लॉथ यानी कि कपड़ा आता है, फूड, क्लॉथ, कपड़ा है। तीसरा शेल्टर है यानी कि आवास, जहां वो रहेगा बेसिकली, तीसरा उसका आवास होता है। उसके बाद जो चौथा होगा, देखो यहां पर आवास के बाद, फूड, क्लॉथ, शेल्टर के बाद यहां जो चौथी चीज होने वाली है दैट इज प्राइमरी एजुकेशन। ये होगा हमारे पास प्राइमरी एजुकेशन यानी कि प्राथमिक शिक्षा को इसमें लिया जाएगा, प्राथमिक शिक्षा को भी इंक्लूड किया जाएगा। और उसके बाद जो अगली जरूरत होगी पांचवी, उसको कहते हैं प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज। ये दोनों चीजें प्राइमरी लेवल की होनी चाहिए, एजुकेशन और प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा। अब देखिए जिन व्यक्तियों के द्वारा इन 5 चीजों को पूरा कर लिया जाता है, अब ऐसे इंसान को हम एपीएल कहते हैं। जनरली जब हम डिफाइन करते हैं, देश में आपने सुना होगा कि जब बहुत सारी योजनाएं सिर्फ गरीबों के लिए लाई जाती हैं, तो उन गरीबों को हम एक वर्ड के साथ इस्तेमाल करते हैं कि बीपीएल लोगों के लिए लाई गई स्कीम है। तो जनरली तौर पर देखो 2 कैटेगरी होती है। एक कैटेगरी को बीपीएल कहते हैं सर, जिसका मतलब है बिलो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे, बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि गरीबी रेखा से नीचे है। और जनरली तौर पर जो ऐसे लोग हैं, इन्हीं लोगों को यानी जो बीपीएल है उन्हीं को पुअर कहा जाता है, निर्धन कहा जाता है। और दूसरी कैटेगरी होती है जो कि इस लाइन के नीचे नहीं बल्कि ऊपर है सर, उनके लिए हम एपीएल शब्द का इस्तेमाल करते हैं। एपीएल का मतलब होता है अबव पॉवर्टी लाइन जनरली, और अबव पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा से ऊपर। और जो ऐसे लोग जो गरीबी रेखा से ऊपर है उनको हमने नॉन पुअर माना है, यानी कि वो गरीब नहीं है, उनको गैर निर्धन माना है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक पॉवर्टी की लाइन होती है, एक गरीबी रेखा होती है जो डिफाइन करती है कि कौन गरीब होगा और कौन गरीब नहीं होगा। इसीलिए अगर आपसे पूछा जाए कि पॉवर्टी लाइन क्या होती है, गरीबी रेखा क्या होती है, अब क्या कहोगे सर? तो गरीबी रेखा एक पैरामीटर होती है जो कि डिफाइन करती है, पैरामीटर टू डिफाइन पुअर एंड नॉन पुअर, जिससे हमें ये पता चलेगा कि कौन पुअर है और कौन नॉन पुअर है, यानी कि निर्धन व गैर निर्धन के, निर्धन व गैर निर्धन को परिभाषित या निर्धन व गैर निर्धन को विभाजित करने वाला सूचक। तो ऐसा पैरामीटर, एक ऐसा सूचक, ऐसा उपकरण जो कि डिफाइन करता होगा, मेरे भाई बात समझना, को कब बेस समझाइए भाई। संजय मेरे दोस्त, आप काफी लेट हो लगा है मुझे भाई, क्योंकि हमने इतनी सारी क्लासेस जो की अब तक, हम ये पूरी बात ऑलरेडी समझ चुके हैं कि इकोनॉमिक्स का पर्पस क्या है, हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं, क्यों ओरिजिन हुआ इकोनॉमिक्स का, और उसके बाद इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स अराइज होती है उन प्रॉब्लम को किस तरह सॉर्ट आउट करना है, किस तरह से उनको रिजॉल्व करना है, बात मैं आपको सिखा रहा हूं। तो आपने कहा कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो 5 जरूरतें पूरी नहीं कर पाता वो गरीब है, उसको बीपीएल कहा जाता है। और ये डिफाइन करना कि कौन एपीएल है कौन बीपीएल है, इसके लिए हमें पॉवर्टी लाइन यानी कि गरीबी रेखा को बनाते हैं, वो डिफाइन करती है। बात समझ में आ गई होगी। अब सवाल ये आता है कि सर पॉवर्टी लाइन कितनी है हमारे देश में। देखो आपको मैं समझाऊं कि हमारे देश में आजादी से पहले और आजादी के बाद हमेशा समय समय के अकॉर्डिंग गरीबी की जो लाइन है वो बदलती रहती है। आप जानते हैं कि हमेशा एक जैसी लाइन नहीं हो सकती, क्योंकि समय के हिसाब से कीमतें बदल जाती है, उसके लिए जो इनकम की रिक्वायरमेंट है वो बदल जाती है, हमारे शरीर की जो बनावट है उसको जो जरूरी न्यूट्रिशंस चाहिए वो बदल जाते हैं। इसीलिए अगर आप ये समझेंगे कि सर जो पॉवर्टी की लाइन है, जब भी हमसे पूछेगा या तो पूछेगा वर्तमान की लाइन क्या है, या फिर पूछेगा कि किसी कमेटी के द्वारा बताई गई लाइन का पैरामीटर क्या था। मेरी बात को पहले ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर अब सवाल ये आता है कि पॉवर्टी लाइन कितनी थी। देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमारे देश में जब 1867-68 में, आपको याद होगा ये दौर आजादी से पहले का है और हमारे देश में 1857 की क्रांति के बाद की कहानी है, उस समय दादा भाई नौरोजी हुआ करते थे, जो कि आप जानते हैं फ्रीडम फाइटर भी रहे और साथ में इन्होंने कई सारी अलग अलग प्रकार की थ्योरीज भी दी हुई है। तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो गरीबी रेखा को बताया गया था, उनके हिसाब से यह कहा गया था कि जो पॉवर्टी लाइन होनी चाहिए, जो पॉवर्टी लाइन होनी चाहिए, जो गरीबी रेखा होनी चाहिए, वो इतनी होनी चाहिए, देखिए कि 16 से लेकर 35 रुपए, 16 रुपए से लेकर 35 रुपए के बीच में अगर एक साल की एक व्यक्ति की इनकम 16 रुपए से लेकर 35 रुपए तक पर पर्सन, ये बात आप हिंदी में समझ लोगे बिल्कुल, एक व्यक्ति की इनकम अगर एक साल में 16 रुपए से लेकर 35 रुपए के बीच में आती है तो इसका मतलब वो है कि वो गरीब नहीं होगा। इससे कम आती है सामान्यतः 16 रुपए को, एक साल की इनकम 16 रुपए हो अगर समझिए, तो उस इंसान को गरीबी के अंदर डिफाइन किया गया था। ये बात है दादा भाई नौरोजी के द्वारा बताई गई, जो कि 1867-68 में बताई गई थी। अच्छा, अब इसके बाद एक सवाल ये पूछ सकता है आपसे कि हमारे देश में 1943-44 में, 1943-44 में एक बॉम्बे प्लान बना था। एक बॉम्बे प्लान, मुंबई के 8 उद्योगपतियों ने मिलकर एक बॉम्बे प्लान कहते हैं इसे, और उसने रिकमेंड किया था क्या कि हमारे देश की जो गरीबी रेखा होनी चाहिए वो होनी चाहिए 75 रुपीज, 75 रुपए पर पर्सन पर ईयर। एक साल की जो होनी चाहिए गरीबी रेखा वो 75 रुपए होनी चाहिए एक व्यक्ति की, चाहे वो भारत में शहर में रहता हो या गांव में। तब उस समय शहर या गांव का जो पैरामीटर था वो अलग अलग नहीं था सर, तब 75 रुपीज की लाइन को डिफाइन किया गया था। बिल्कुल ऐसे ही सवाल पूछेगा एग्जाम, याद रखिएगा। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करता हूं यहां पर, तो हमारे देश में 1962 में
1962 के अंदर याद रखिएगा एक कमेटी बनी 1962 के अंदर, और उस कमेटी का जो नाम था वो था प्लानिंग कमीशन एक्सपर्ट कमेटी। जो योजना आयोग हमारे देश में होता है उसे कहते हैं सर प्लानिंग कमीशन एक्सपर्ट कमेटी। प्लानिंग कमीशन एक्सपर्ट कमेटी, जो प्लानिंग कमीशन को आप बेसिकली याद रखोगे कि अब नीति आयोग कहा जाता है सर। ये जो प्लानिंग कमीशन एक्सपर्ट कमेटी बनी थी सन 1962 में, यानी आजादी के बाद, इसने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति अर्बन में रहता है, अर्बन यानी कि शहरी क्षेत्र में रहता है, शहरों में रहता है, तो उसके लिए गरीबी की लाइन होनी चाहिए 25 रुपए। उसके लिए लाइन कितनी होनी चाहिए? 25 रुपए पर पर्सन पर मंथ। याद रखिएगा। अब यहां पर आप कहेंगे कि सर ऑब्वियस है कि 75 रुपए जब एक साल की थी, उसके कुछ सालों के बाद अगर लाइन आएगी तो वो 25 रुपए एक साल की तो नहीं हो सकती। इसमें कहा गया अगर एक व्यक्ति एक महीने में 25 रुपए, और अगर कोई रूरल में रहता है, कोई गांव में रहता है, ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, याद रखना, तो उसके लिए लाइन डिफाइन की गई थी 20 रुपए पर पर्सन पर मंथ। एक व्यक्ति का एक महीने का 20 रुपए का खर्चा। इसको पॉवर्टी लाइन कहा गया। जो इससे नीचे होगा वो गरीब होगा, जो इस पर या इससे ऊपर होगा वो गरीब नहीं होगा, यह डिफाइन किया गया था। अच्छा, उसके बाद एक लाइन बनी थी 1979 के अंदर, जिसको हम इससे पहले 1971 में एक लाइन बनी थी, उसको भी डिफाइन कर देता हूं मैं आपको, और 1979 में बनी थी, उसको भी याद रखना। 1971 में कमेटी बनी जिसको कहते हैं रथ एंड दांडेकर कमेटी। ये दो व्यक्तियों के नाम है, रथ और दांडेकर कमेटी। अब देखो इसमें सवाल ये पूछेगा कि 1971 की जो कमेटी है, रथ और दांडेकर जिसके अध्यक्ष हैं, इन्होंने ये कहा था कि जो पॉवर्टी लाइन होनी चाहिए वो होनी चाहिए 2250 कैलोरी पर डे पर पर्सन। 2250 कैलोरी पर डे पर पर्सन। तो आप कहेंगे सर ये क्या होता है? बेसिकली एक दिन की एक व्यक्ति की जो कैलोरी होनी चाहिए वो 2250 होनी चाहिए। एक व्यक्ति की एक दिन की जो होगी, और कैलोरी को हिंदी में भी कैलोरी ही कहते हैं, 2250 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति। अब देखो जब हम कोई भी चीज खाते हैं या पीते हैं उससे हमारे शरीर में जो एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी को मेजर किया जाता है हमारी कैलोरी के अंदर। तो कैलोरी ये बताती है कि हमारी जो बेसिक जरूरतें हैं वो पूरी हुई या नहीं हुई, और स्पेशली ये फूड रिलेटेड होता है। कुछ खाने या पीने से शरीर को मिलने वाली ऊर्जा को मापा जाता है। तब आप कहते हैं कि सर यहाँ 2250 कैलोरी का रूल बनाया गया था, शहर हो या गांव हो इसको डिफाइन नहीं किया गया था, दोनों के लिए 2250 ही। ये 1971 में रथ और दांडेकर कमेटी के द्वारा कहा गया था। अब इसके बाद देखिए 1979 में क्या हुआ, मेरी पूरी बात को समझिएगा बहुत ध्यान से, उसके बाद मैं लिखवाऊंगा आपको। 1979 के अंदर कमेटी बनी जिसको कहते हैं वाई के अलग कमेटी। वाई के अलग कमेटी, सब व्यक्तियों के नाम है, मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा जो कि एग्जाम में किस तरह का सवाल पूछा जाएगा। तो वाई के अलग कमेटी ने कहा कि जो शहर होता है, याद रखना शहर में होना चाहिए कितना, शहर के लिए होना चाहिए 2100 कैलोरी। इन्होंने आपका जो लाइन है वो बदल दी है 2100 कैलोरी पर डे पर पर्सन, यानी एक व्यक्ति की एक दिन को जो मिनिमम कैलोरी होनी चाहिए उसकी वो 2100 होनी चाहिए। और गांव के लिए, रूरल यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए, याद रखना भैया 2400 कैलोरी का रूल बनाया। अगर आप किसी भी स्टूडेंट से जनरली पता करते हैं तो आपको यहाँ पर ये 2100 और 2400 वाला तो लगभग सभी जानते होंगे कि शहर के लिए 2100 कैलोरी का रूल है और गांव के लिए 2400 कैलोरी का रूल है, क्योंकि गांव के लोग ज्यादा मेहनत करते हैं, ज्यादा एफर्ट्स करते हैं, फिजिकली तौर पर ज्यादा काम करते हैं, कड़ी धूप में मेहनत करते हैं, उनका एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा होता है, इसीलिए जरूरी है कि उनको एनर्जी भी ज्यादा चाहिए शहर में रहने वालों के कंपैरिजन में। इसलिए 2100 गांव के लिए, शहर के लिए, और 2400 गांव के लिए कैलोरी को डिफाइन करा है एक दिन एक व्यक्ति के लिए। अगर सवाल में कुछ भी ना दिया गया और कैलोरी के बेस पर पूछा जाए तो यही बताता, यही एग्जाम में आता भी है, लेकिन जब एग्जामिनर को कुछ सवाल को टफ करना होगा और वो पूछेगा कि कैलोरी बेस लाइन क्या रिकमेंड की थी रथ एंड दांडेकर कमेटी ने, तब जवाब आपको याद रखना है, चाहे शहर का पूछे या गांव का पूछे, 2250 को डिफाइन किया गया था कैलोरी के रूप में। तो अभी पूछेंगे कि सर ये सब बातें पुरानी हो गई, दादा भाई नौरोजी ने क्या कहा था, बॉम्बे प्लान जो 1943-44 में आया था, 62 में आया, 71-79 में आया था। उसके बाद की अगर मैं लाइन की बात करूं तो एक लाइन 2009 में बनी थी, मेरी बात को पूरा समझिएगा, फिर मैं आपको लिखने का भी टाइम दूंगा इसमें, एक बात को समझकर। फिर एक लाइन 2009 में बनी थी, और उस 2009 में बनी हुई लाइन के थे सुरेश तेंदुलकर। सुरेश तेंदुलकर कमेटी बनी थी, और सुरेश तेंदुलकर कमेटी जो है, बात को समझना भाई, सुरेश तेंदुलकर कमेटी बनी थी, उसने कहा था कि शहरों के लिए, यानी कि जो अर्बन एरियाज है हमारे, जो शहरी क्षेत्र है हमारे, उसके अंदर जो लाइन होनी चाहिए वो होनी चाहिए 33 रुपए एक दिन के। एक दिन एक व्यक्ति की बात होगी हमेशा, दिन के 33 रुपए या फिर महीने के 1000 रुपए। दिन के 33 रुपए या फिर एक महीने के लिए 1000 रुपए। समय बदल चुका है, महीने का 1000 का कॉन्सेप्ट लाया गया और कहा गया कि रूरल के लिए जो गरीबी रेखा होनी चाहिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो गरीबी रेखा होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 27 रुपए दिन के या 816 रुपए महीने के। 816 रुपए महीने के, इसको डिफाइन किया गया था किसके द्वारा? सुरेश तेंदुलकर के द्वारा। सबने अलग अलग क्यों कहा यहां पर? तो अलग अलग कहने की वजह है कि समय बदल गया और समय के हिसाब से चीजें बदलती हैं। जब आप कोई भी एनालिसिस करते हो तो एनालिसिस का मतलब होता है कि नई चीजों के साथ आगे बढ़ना। यानी पहले वाले को लगा कि 2250 है जैसे कैलोरी में, फिर लगा कि नहीं शहर और गांव सेम नहीं हो सकते, दोनों का एनालिसिस करके पता चला कि गांव के लिए ज्यादा होना चाहिए, वो चेंज किया। अच्छा, इनकम तो सबको पता है, जब बात अमाउंट में होगी, रुपये में होगी, तो समय के साथ साथ मनी की वैल्यू बदल रही है, इसलिए गरीबी की लाइन को भी बदलना पड़ेगा। अब देखो यहां पर 27 रुपए कहा गया। फिर उसके बाद एक और बात याद रखना कि 2014 में एक कमेटी आई जिसका नाम है सी रंगाराजन कमेटी। ठीक है, तीनों स्लाइड को नोट करवाऊंगा आपको जस्ट मैं अभी। सी रंगाराजन कमेटी, आरबीआई में गवर्नर भी रह चुके हैं इससे पहले। अब इन्होंने क्या कहा कि गांव के लिए और शहर के लिए, अब जो लाइन है, और ये हमारे देश की लेटेस्ट लाइन है, याद रखना, दिन के 47 रुपए 47 रुपीज पर डे, और गांव के लिए 1407 रुपए 1407 पर मंथ के लिए अब लाइन कहा गया है। अब जो लाइन कही गई है वो 47 रुपए और उसके बाद 1407 रुपए, जबकि रूरल के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कहा गया है कि जो लाइन होगी हमारी वो 32 रुपए, यानी दिन के 32 रुपए या फिर महीने के 972 रुपए की लाइन होगी। 972 रुपीज पर मंथ जो है उसकी लाइन होने वाली है। अब जो गरीब या अमीर बताया जाता है भारत में आज की स्थिति में, याद रखना, वो इसी के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि 47 रुपीज शहर वाले के लिए और 32 रुपीज गांव, यानी इससे कम होगा अगर तो गरीब होगा, इससे ज्यादा होगा तो वो अमीर होगा। मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। अब सवाल ये आता है कि सर आपने कहा कि गरीबी रेखा के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है। गरीबी रेखा को जो हमारे यहां डिफाइन किया गया है, देखो ध्यान से समझना, डिफाइन ऑन द बेसिस ऑफ, देखो यहां पर एक चीज आपको क्या मिल रही है भारत के विषय में कि सर एक तो हमारे देश में कैलोरी के बेस पे बताया गया है,
कि भाई कौन इंसान कितनी कैलोरी कंज्यूम करता है, कितनी कैलोरी वो रिसीव कर पाता है। एक तो इसके आधार पर बताया गया और दूसरा बताया गया अमाउंट में। अब मुझे सोच के बताना सर ये अमाउंट किस चीज की बात हो रही है। अगर कोई व्यक्ति दिन के 47 रुपए बचाता है वो गरीब होगा या नहीं होगा, कोई 47 रुपए इनकम करता है उसकी बात हो रही है, 47 रुपए खर्च करता है उसकी बात हो रही है, या 47 रुपए इन्वेस्टमेंट करता है उसकी बात हो रही है। आपने 47 32 रुपीज या इससे पहले 33 या 27 रुपीज या 25 20 रुपीज की बात की। सर ये रुपीज किस चीज के हैं? हमारी बचत का अमाउंट बताया है, हमारी इनकम का है, हमारे खर्चों का है, हमारी इन्वेस्टमेंट का है, किस चीज की डील हो रही है? तो याद रखिएगा ये बहुत कंफ्यूजिंग है अपने आप में, क्योंकि अमूमन स्टूडेंट को लगता है और लोग ये बोलते भी हैं कि भाई इसकी इनकम इतनी कम है इसलिए गरीब है। हमारे देश में कोई सी भी लाइन आज तक जितनी भी लाइन बनी है, कोई सी भी लाइन भाई इनकम को नहीं देखती है, अर्निंग को नहीं देखती है, हम कितना कमाते हैं इस बात को नहीं देखती है। जब भी सवाल पूछेगा एग्जामिनर याद रखिएगा जवाब में होगा कि ये कंजम्पशन होगा, ये हमारा एक्सपेंडिचर होगा, यानी ये हमारा खर्चा होगा। एक व्यक्ति का या एक परिवार जो होगा उसका खर्च देखा जाएगा, इनकम नहीं देखी जाएगी। यही सवाल आपको एग्जाम में कंफ्यूज करेगा भाई, या तो कैलोरी के बेस पर या फिर मैंने कहा एक्सपेंडिचर या कंजम्पशन। एक्सपेंडिचर कह लो या कंजम्पशन कह लो, ध्यान रखना इनकम का कोई आधार नहीं होगा। बचत नहीं देख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं देख रहे, हम उसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देखेंगे या फिर उसकी कैलोरी। तो याद रखना निर्धनता रेखा कैलोरी या व्यय, जिसको उपभोग भी कहते हैं, के आधार पर होती है। तो जब भी होगी तो कंजम्पशन के बेस पर होगी, खर्च के आधार पर होगी, इनकम का कोई बेस नहीं होगा। अच्छा, अब एक सवाल ये आता है कि हमारे देश में हमेशा गरीबी को लेकर रिपोर्ट्स लाई जाती हैं और ये रिपोर्ट्स के लिए डेटा कलेक्ट किया जाता है। सर वो कौन सी संस्था है जिसकी जिम्मेदारी है कि वो इसके लिए डेटा को कलेक्ट करेगी? जो मेरी बात समझना कि जो पॉवर्टी का डेटा होगा, अब यहां पर इस डेटा का कलेक्शन कौन करेगा? भाई किसी की इनकम कितनी है या किसी का खर्चा कितना है, किसी की सेविंग और उसका इन्वेस्टमेंट सब कुछ देखेंगे, लेकिन लाइन बनेगी खर्च के हिसाब से। जो पॉवर्टी डेटा होगा, इसका संग्रह, इसका जो कलेक्शन होगा वो एनएसएसओ करता है, जिसका नाम बाद में बदलकर एनएसओ कर दिया गया। तो एनएसएसओ का ही एक नाम होता है आज के समय में, यानी कि निर्धनता संबंधी आंकड़े, निर्धनता संबंधित आंकड़ों का संग्रह, जितने भी आंकड़े होंगे उनका संग्रह एनएसएसओ या एनएसओ करता है। देखो मैं दोनों के बारे में बता देता हूं, क्योंकि पहले इसका नाम एनएसएसओ था, 2019 में नाम बदल दिया। तो एग्जाम में कोई भी एक मिलेगा आपको, वो सही मान लीजिएगा। अगर एनएसएसओ हो, इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। या अगर एनएसओ वर्ड मिल जाए, आपको याद रखना है एनएसओ, तो इसका मतलब है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। अच्छा एक बात ध्यान से समझिए कि सर अगर हम ये देखें कि ये डेटा को कलेक्ट कर लेता है सभी के खर्चों के बारे में या कैलोरी के बारे में, और फाइनली एक लास्ट बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना कि सर गरीबी की रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता होगा? हम ये रिपोर्ट बार बार देखते हैं कि भारत में सबसे गरीब राज्यों में बिहार और उड़ीसा आता है। ये किसने डिफाइन किया है कि बिहार की गरीबी कितनी है और वो पहले नंबर पर है और उड़ीसा दूसरे नंबर पर है? देखो हमारे भारत के विषय में जब भी बात होगी तो पॉवर्टी रिपोर्ट जो बनाई जाएगी, पॉवर्टी डेटा जो रिलीज किया जाएगा, इसके जो आंकड़े होंगे उसको फाइनली समराइज करके जो डिटेल बनाई जाएगी, वो डिटेल होगी नीति आयोग के द्वारा, जिसको पहले हम प्लानिंग कमीशन कहते थे। आपको याद रखनी है थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, क्योंकि चीजें अपने आप में चलती रहती है भाई। तो मेरे दोस्त याद रखना है, तो गरीबी की जो निर्धनता की जो रिपोर्ट होगी, निर्धनता की जो रिपोर्ट होगी, जो आंकड़े होंगे का प्रकाशन होगा, इसको प्रकाशित किया जाएगा, वो नीति आयोग के माध्यम से होगा। तो अभी मैंने आपको कुछ बातें सिखाने की कोशिश की है, और वो क्या है कि सर गरीबी में क्या मतलब होता है, गरीबी में बीपीएल एपीएल और बेसिक जरूरतों का कौन कौन सी लाइनें बनाई गई और उसमें क्या क्या डेटा को टारगेट किया गया था, ये डेटा का मतलब क्या है और उसमें किसके द्वारा कलेक्ट होगा, किसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी होगी। पहले कुछ बातें समझ में आई हो, जितने स्टूडेंट समय लाइव हैं मुझे सबका यस का कमेंट चाहिए, और उसके बाद फिर आप स्लाइड बाय स्लाइड इसको डन करेंगे। देखो नोट्स खुद ही बना रहे हैं आप लोग तो ही बेहतर है, और मैंने कहा लास्ट तक ऐसे ही फॉलो करते हुए जाइएगा, क्योंकि एक बार पढ़ना है बस, आपको पूरी मेहनत करनी है, आपको सीखना है और दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ऐसा कंटेंट होना चाहिए। तो चलिए एक बार यस कह दीजिए सभी लोग जल्दी से, और उसके बाद आराम से पहले स्लाइड 1 को लिखने के बाद डन 1 का कमेंट करिएगा। अनमोल, सत्यजीत, सुप्रिया, सृष्टि, लक्ष्मण, एवरीवन। चलिए इसको नोट कर लीजिए एक बार जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए भाई बिल्कुल बढ़िया कर रहे हैं, साथ साथ डन कर लिया, अच्छी बात है। वैसे फिर भी अगर किसी का नहीं हुआ है तो यहां पर याद रखिएगा। अभी सब कुछ बताऊंगा छाया कि गरीबी का फॉर्मूला क्या होगा, उसे क्या कहा जाता है, बहुत कुछ बाकी है डिस्कस करने के लिए, पहले इसको आपने नोट कर लिया। चलिए सभी का डन आ रहा है लगभग। अगला पॉइंट है सेकंड को देख लीजिए, कुछ रह गया है नोट कर लीजिए, और डन 2 का कमेंट करिएगा, डन सेकंड करिएगा इसे। चलिए भाई यहां भी डन है, आरती, दिव्या, सत्यजीत, सुशोषित, क्या नाम है भाई, सुशोभित। चलिए मेरे दोस्त सर ये भी डन है यहां तक। अगले पॉइंट पर आते हैं। सुरेश तेंदुलकर कमेटी है, उसके अलावा सी रंगाराजन कमेटी है। डन 3 का कमेंट करिएगा इसे करने के बाद, डन 3 होना चाहिए भाई, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं आपको।
चलिए भाई, पर डे रुपीज से ज्यादा खर्च करता है वो गरीब नहीं है, एज पर रूरल एरिया। फैमिली नहीं, पर पर्सन की बात हो रही है भाई सत्यजीत, पर पर्सन, एक व्यक्ति का, फैमिली का नहीं है यहां पर, एक व्यक्ति की बात हो रही है। 32 रुपए से ज्यादा खर्च करता है औसतन, तो वो गरीब नहीं है। 32 भी करता है तो गरीब नहीं है, इससे कम करने पे गरीब है। तो ये डन 3 होना चाहिए। एनएसएसओ कहो या एनएसओ कहो, इसके द्वारा डेटा का कलेक्शन किया जाता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इससे आगे की कहानी। और पूरी अपने यहां तक की बात सीख ली है, मैं जो बताऊंगा उसको ध्यान से। अब सवाल ये आता है कि भारत में कितने परसेंट लोग गरीब हैं, और जब हम गरीबी को कैलकुलेट कर रहे हैं सर, तो गरीबी को कैलकुलेट किस प्रकार से किया जाए। क्योंकि रिपोर्ट जो लाई जाती है जनरली गरीबी बताई जाती है, यहां पर ध्यान से समझिएगा, उसे कहते हैं एचसीआर। एचसीआर का मतलब है हेड काउंट रेशियो, हेड काउंट रेशियो। कोई बात समझना ध्यान से बिल्कुल। मैं बस एक ही डिमांड आपसे करता हूं कि पेशेंस रखिएगा, इत्मीनान से बात को सुनिएगा, फिर लिखिएगा उसमें, क्योंकि जब हम बीच में सवाल करने लगते हैं ना तो डाउट क्रिएट होने लगते हैं। इसे हेड काउंट रेशियो कहा जाता है, या हेड काउंट अनुपात कहा जाता है, इसे वैसे लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे सर ये क्या करता है बेसिकली, हेड काउंट अनुपात क्या चीज है ये? अगर हमें ये पता करना है कि हमारे भारत में कितने प्रतिशत लोग गरीब हैं, या किसी राज्य में कितने प्रतिशत लोग गरीब हैं, तो उसके लिए निकाला जाता है हेड काउंट रेशियो एचसीआर। किसी देश या राज्य में, राज्य का निकालना हो या देश का किसी शहर का, राज्य में निर्धन व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, निर्धन व्यक्तियों का प्रतिशत निकालने के लिए, यानी परसेंटेज ऑफ पुअर पॉपुलेशन इन ए स्टेट और कंट्री, किसी भी स्टेट या किसी भी कंट्री में गरीबों का प्रतिशत। और जनरली तौर पर हम क्या करते हैं सर, इसको निकालने के लिए सीधा सीधा फॉर्मूला होता है एचसीआर का। जितने लोग गरीब हैं उसको डिवाइड कर दिया जाए, भाई जितने लोग गरीब हैं देश में, नंबर ऑफ पुअर हैं यानी गरीब हैं, उसको भाग किया जाए उस राज्य या उस देश की टोटल पॉपुलेशन के साथ, उस राज्य की या उस शहर की या उस गांव की या उस देश की टोटल पॉपुलेशन से, और मल्टीपल किया जाए 100 से। तो ऑब्वियसली परसेंट निकालने का तरीका सभी जानते हैं भाई। अब सवाल ये है कि हमारे पास देखो, सब नहीं पूछा जाता, जो 2009 में सुरेश तेंदुलकर कमेटी आई थी उसके अकॉर्डिंग भारत में टोटल गरीब कितने प्रतिशत थे ये पूछा जाता है। जो 2009 में जो सुरेश तेंदुलकर कमेटी बनी थी, मैंने बताया आपको, उसके अकॉर्डिंग जो एचसीआर था, जो हेड काउंट रेशियो आया था, जो गरीबी आई थी वो थी 21.9%। 21.9% जो है वो गरीबी, यानी कि लगभग 22% लोग जो है वो गरीब थे इस रिपोर्ट के आधार पर, जिनमें से गांव की गरीबी ज्यादा थी। और शहरों की गरीबी को अगर डिफाइन किया जाए कि सर इसमें कितने परसेंट लोग गांव में गरीब थे और कितने परसेंट शहरों में, तो यहां पर इस डेटा को दिया गया था कि शहरों का जो एचसीआर है, जो भारत के शहर है और वहां पर जो गरीब लोग रहते हैं शहर में, जो एचसीआर है वो 13.7% है। यानी शहरों में रहने वाली आबादी में लगभग 14% गरीब है, और जो गांव में रहते हैं, जो रूरल एरियाज में रहते हैं, गांव में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में, उनमें लगभग 25.7% लोग गरीब है। ये दोनों का अलग अलग एचसीआर डेटा दिया गया था। 25.7% लोग गांव में जो रहते हैं वो गरीब है। अच्छा, फिर जो 2014 में सी रंगाराजन आई, उसमें अलग अलग डेटा नहीं दिया गया, ना पूछा गया अभी तक। जो सी रंगाराजन कमेटी बनी है उसके आधार पर जो एचसीआर है वो ज्यादा हो गया था, उसके हिसाब से देश के 29.5% जो पॉपुलेशन, यानी देश की लगभग 29 या 30% जो आबादी है वो गरीबी रेखा से नीचे है, यानी कि गरीब है। ये बात सी रंगाराजन कमेटी ने बताई है। अच्छा, इसीलिए कहा जाता है कि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा गरीब, संख्या के हिसाब से, प्रतिशत के हिसाब से नहीं, प्रतिशत तो कम, अफ्रीका में बहुत परसेंट लोग गरीब रहते हैं, मोस्टली 90% गरीब हैं। संख्या की बात करें, क्योंकि हमारे देश की आबादी लगभग, अगर इस रिपोर्ट की दावा करूं तो 120 करोड़ के समय की कहानी, जब 120-125 करोड़ आबादी थी और उसमें से 30% लोग गरीब हैं, यानी कि लगभग 40 करोड़। इतनी देशों की आबादी नहीं होती, आपको पता है, जितनी हमारे गरीबों का प्रतिशत है। इसलिए अगर नंबर्स में देखा जाए गरीबों को, तो भारत पहले स्थान पर आता है। और यह कहा जाता है कि दुनिया का हर तीसरा गरीब, यानी पूरी दुनिया में जितने गरीब है उनमें से 1/3 अकेले इंडिया में रहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली 40 करोड़ जो बहुत बड़ी संख्या हो जाती है गरीबों के प्रतिशत में। तो चलिए इस बात को भी नोट कर लीजिए कि गरीबों का एचसीआर का मतलब होता है प्रतिशत निकालना, जो कि फिलहाल 21.9 बताया था सुरेश तेंदुलकर कमेटी में, और सी रंगाराजन में 29.5% बताया गया था। इसके अलावा और कोई नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। चलिए मेरे दोस्त, बिल्कुल आएगा भी और इस तरह के सवाल आते रहते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर, अब अगला सवाल ये कहता है कि सर ये लाइंस बनी है डिफरेंट, इनके अलावा और कोई कमेटी है जो एग्जाम के पॉइंट से याद करनी है हमें? तो मेरी भाई एक बात समझिए, एक और चीज है जो हमें डिस्कस करनी है, समझनी है एग्जाम के लिए, और वो चीज क्या है देखो यहाँ पर, कि जब हम बात गरीबी की करते हैं सर, तो गरीबी में और कुछ कमेटियां भी बनी है इनके अलावा। जैसे मैं आपको बताऊं, एक कमेटी आती है 1993 के अंदर, जो कि डीटी लकड़ा वाला कमेटी है। ध्यान से सुनना मेरी बातें। अब ये जो कमेटी थी इसमें ना, क्योंकि इंफॉर्मेशन उस प्रकार की नहीं है, ये जो कमेटी बनी थी, और आपको मैं बताऊं कि अगर जितनी भी कमेटी मैंने पढ़ाई अब तक पढ़ाऊंगा मैं, गरीबी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी वो यही वाली थी, जिसे कहते हैं लकड़ा वाला कमेटी। व्यक्ति का नाम है डीटी लकड़ा वाला। अच्छा, इन्होंने क्या बताया देखो यहाँ पर, इन्होंने ये सुझाव दिया था सबसे पहले कि राज्यवार जो गरीबी रेखा होनी चाहिए, राज्य स्तर पर, राज्यवार मतलब स्टेट वाइज, राज्यवार अलग अलग गरीबी रेखा होनी चाहिए। इनका ये कहना था कि राज्यों में महंगाई यानी कि कीमतें अलग अलग होती है। अब राज्यों में कीमतें अलग अलग होंगी सर, तो कीमतों के अलग अलग होने पर, भाई विराज अब देखिए भाई, इतनी देर से क्लास चल भी रही है और सभी लोग पढ़ रहे हैं, लगभग क्लास का अंत होने वाला है, ऐसा ना करें कि क्लास नहीं हो रही भाई। तो चलिए, तो अलग अलग निर्धनता रेखा का प्रावधान होना चाहिए। तो इनका सुझाव था कि अलग अलग गरीबी रेखा होनी चाहिए अलग अलग राज्यों के अंदर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और उसकी वजह क्या बताई थी? कीमतें अलग अलग है, कहीं 10 रुपए में आप पेट भर खाना खा सकते हो, कहीं शायद 50 रुपए में भी ना खा पाओ, तो सेम गरीबी रेखा दोनों जगह क्यों? तो याद रखना, सेपरेट पॉवर्टी लाइन, लाइन स्टेट वाइज। और ये सवाल आया था एग्जाम में कि ऐसा क्यों होगा, किसी की राज्यों की जो आय होती है वो अलग अलग होती है, राज्यों में एवरेज इनकम अलग अलग है। तो जवाब ये है क्यों होना चाहिए, क्योंकि राज्यों में कीमत या महंगाई
क्योंकि महंगाई कीमत से ही जुड़ी होती है, कीमत या महंगाई दर भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है। इसीलिए ड्यू टू, क्यों ऐसा होना चाहिए, ड्यू टू डिफरेंट प्राइस और इन्फ्लेशन रेट इन स्टेट, ये अलग अलग होता है स्टेट में, इसीलिए कहा गया ये अलग अलग होगा भाई। तो चलिए भाई, नीति आयोग क्या है, एक संस्था का नाम है और उस संस्था के बारे में याद रखना। और चलिए भाई, और अभी ठीक, अच्छा अब सही है ना, बढ़िया ना भाई, चलिए कोई बात, अब बढ़िया होना चाहिए। तो आपने कहा तो ये कमेटी इंपॉर्टेंट, अच्छा एक कमेटी 2009 में आई थी, उस कमेटी को कहते हैं पीसी सक्सेना कमेटी। अब सवाल पूछेगा कि ये कौन सी कमेटी, इसका संबंध किससे है? ये कमेटी बनाई गई इसलिए कि कितने प्रतिशत लोग या कितनी संख्या में जो लोग गरीब परिवार हमारे देश के वो रूरल एरियाज में रहते हैं, गांव के परिवार जो बीपीएल से रिलेट करते हैं, उनकी कैलकुलेशन करने के लिए, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल यानी गरीब परिवारों की पहचान के लिए, गरीब परिवारों की पहचान हो जाए उसके लिए भाई। जो कई बार 4 कमेटियों के नाम देके भी पूछ लेता है कि इसमें से किसका संबंध गरीबी से है या नहीं है, तो वहां पर ये नाम इंपॉर्टेंट होते हैं टू आइडेंटिफाई बीपीएल फैमिलीज इन रूरल एरियाज, बीपीएल फैमिलीज इन रूरल एरियाज। अच्छा, एक कमेटी बनी 2010 में, उस कमेटी का नाम था एसआर हाशिम कमेटी। ये ध्यान रखिएगा, ये किसने बनी थी? एसआर हाशिम कमेटी 2010 में बनी। और ये कमेटी इसलिए बनाई गई कि ये देखा जा सके शहरी क्षेत्रों में, नगरीय क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में बीपीएल परिवार कितने हैं, शहरी क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए। तो जो बीपीएल परिवार है उनकी पहचान के लिए बेसिकली यहां पर लाया गया था टू आइडेंटिफाई बीपीएल फैमिलीज इन अर्बन एरियाज, शहरों के अंदर बीपीएल फैमिलीज कितनी है। अब देखो यहां पर आपको याद रखना होगा एक और बात को, एक कमेटी बनी 2016 में और उस कमेटी को बनाया जिसके अध्यक्ष बने अरविंद पनगड़िया। इसका संबंध क्या है गरीबी से, देखो याद रखो, और अभी ये नाम बहुत न्यूज में है, अरविंद पनगड़िया कमेटी बनी। अभी एक फाइनेंस कमीशन होता है, मैं थोड़ी सी बात बता रहा हूं, समझा रहा हूं आपको, बता रहा हूं। फाइनेंस कमीशन होता है जिसका नाम हिंदी में वित्त आयोग कहते हैं, जो ये बंटवारा करता है कि केंद्र सरकार को कितना टैक्स का पैसा मिलेगा और राज्य सरकार को कितना मिलेगा। तो केंद्र का और राज्य सरकार का जो पैसे का बंटवारा, जो टैक्स का बंटवारा होगा, उसको डिफाइन करने के लिए बनाया जाता है। उसके अभी जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, करंट अफेयर की बात कर रहा हूं मैं, वो अरविंद पनगड़िया ही बनाए गए हैं। और याद रखना ये था गरीबी उन्मूलन के सुझाव देने के लिए, यानी उन्मूलन कहते हैं दूर करना, खत्म करना, समझना, उन्मूलन यानी कि खत्म करना, उन्मूलन यानी खत्म करना, समाप्त करना, करने के सुझाव देने के लिए कि किस तरह गरीबी दूर की जाए, यह कमेटी बनाई गई थी। टू सजेस्ट मेजर्स टू पॉवर्टी एलिविएशन, एलिविएशन मतलब समाप्त करना, एंड करना, खत्म करना, उसको एलिविएट करने के लिए। बस समझ में आ रही होगी यहां पर दंड और रत कमेटी गरीबी से बिल्कुल संबंधित है भाई नीलेश, आपने शायद ध्यान नहीं दिया भाई, यहां पर हम ऑलरेडी इसकी बात कर चुके हैं सर। रत और दांडेकर कमेटी ने भी कैलोरी के आधार पर हमें गरीबी रेखा बताई थी, इसका मतलब वो भी गरीबी से ही संबंधित हो गई। इसके अलावा वाई की अलग कमेटी हो या फिर इसके अलावा बॉम्बे प्लान हो या फिर और बाकी कमेटी, सबका संबंध गरीबी से होने वाला है। तो आपके एग्जाम के लेवल पर इससे ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है वैसे। अब एक बात एक्स्ट्रा याद कर सकते हो, सिर्फ एक बात को जोड़ सकते हो, और वो एक बात यह है सर हमारी, कि अगर पूछ लेता है कि हमारी वर्ल्ड बैंक जो कि एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जब पूरी दुनिया के लिए गरीबी को देखता है, पूरी दुनिया के लिए हर देश में गरीबी को डिफाइन करता है, तो वो क्या मानता है? देखो हर देश ने अपने अपने कोडिंग लाइन बना रखी है, पर वर्ल्ड बैंक जो पूरी दुनिया के लिए वो एक ही लाइन पर काम करेगा, तभी बात बनेगी, अदरवाइज तो नहीं होगी सर। तो याद रखना वर्ल्ड बैंक कहता है कि पूरी दुनिया के लिए गरीबी रेखा है वो होती है $2.15। ध्यान से सुनो मेरी बात, आखिरी बात कर रहा हूं मैं आपसे कि वर्ल्ड बैंक के हिसाब से गरीबी रेखा क्या होगी, वर्ल्ड बैंक के हिसाब से पॉवर्टी लाइन क्या होगी। वर्ल्ड बैंक जानते हैं एक संगठन है पूरी दुनिया का, वो ये कहता है कि गरीबी रेखा होगी $2.15 पर डे पर पर्सन। एक दिन का एक व्यक्ति की खर्च की बात हो रही है यहां भी, और वो होगा पर डे पर पर्सन, यानी कि $2.15। ठीक है, अब दुनिया में जिस भी देश में हो उसको अपने हिसाब से बना सकते हैं। $2.15 का मतलब इंडिया के रेस्पेक्ट में बात करूं सर, लगभग 80 रुपए मान लेते हैं डॉलर एग्जांपल, तो 80 रुपए के हिसाब से $2 यानी 160 रुपए के, और 0.15 का मतलब लगभग आपका 15 रुपए, 170-175 रुपए के आधार पर जब वर्ल्ड बैंक देखेगा गरीबी भारत की, तो उस पैरामीटर को मान के चलेगा। फिलहाल वो जो भी होगा मेरी बात समझना। अब यहां पर गरीब दो प्रकार के होंगे, ध्यान से सुनना। एक होता है जिसे कहते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी, एक होता है जिसे कहते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी। अब जो एब्सोल्यूट है, जिसे निरपेक्ष निर्धनता कहते हैं, मेरी पूरी बात समझ लेना भाई, निरपेक्ष निर्धनता क्या होता है। और एक लास्ट टर्म होती है जिसे कहते हैं सापेक्ष निर्धनता, यानी कि रिलेटिव पॉवर्टी कहते हैं, सापेक्ष निर्धनता कहते हैं। देखो भाई, पॉवर्टी में दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एक होती है निरपेक्ष और एक होती है सापेक्ष, यानी कि कंपैरिजन करना उसके हिसाब से। देखो दुनिया में जो ज्यादातर देश हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिए, जितने भी सर हमारे भारत जैसे देश है, यानी कि जो विकासशील है या जो अल्प विकसित है, यानी कि पिछड़े हुए देश हैं हमारे, अभी जो भी बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हुए हैं, यहां पर एक गरीबी रेखा का कांसेप्ट होता है। यहां पर क्या बनाई जाती है सर, एक गरीबी रेखा बनाई जाती है, और उस गरीबी रेखा में देखा जाता है कि जरूरतें कितने में पूरी हो जाएंगी, जरूरतों को देखा जाता है। लेकिन जो विकसित देश है अमेरिका, यूरोप, वहां गरीबी रेखा नहीं होती है सर, वहां पर औसत आय को देखा जाता है। वहां पर ये नहीं देखते कि एक इंसान की बेसिक जरूरतें कितने में पूरी होंगी, बल्कि वहां देखते एक इंसान की जो औसत आय है पूरे देश की वो कितनी है। अब देखो पूरे देश की औसत आय निकाली, मान लीजिए कि किसी की इनकम है 10 रुपए, किसी की है 15 रुपए, किसी की है 25 रुपए, है ना, किसी की है 30 रुपए, किसी की है 50 रुपए। अब आपको क्या करना है सर, इसका औसत निकाला आपने 50 और 30, 80, 105, 120, 130, और इस 130 को डिवाइड कर दिया 5 से, और वो आता है 26 रुपए। अब इस औसत को अगर आप देखेंगे सर, ये इंसान औसत के नीचे गरीब है, ये औसत के नीचे गरीब है, ये औसत के नीचे गरीब है, ये औसत के ऊपर जो अमीर है। यानी यूरोप के देशों में गरीबी रेखा इस तरह नहीं बनती है कि वहां पर लाइंस बनाई जाए, जरूरतों को देखा जाए। उनका सीधा सा लॉजिक है, जो पूरे देश की औसत आय होगी, जो उसके नीचे होंगे वो गरीब होंगे, जो उसके ऊपर होंगे वो अमीर होंगे। हम क्या देखते हैं कि हमारे रोटी दाल चावल चीनी के रेट क्या उसके हिसाब से, फिर हम ये कहते हैं कि भारत में गरीबी रेखा होती है 12 रुपए फॉर एग्जाम्पल। तो अगर 12 रुपए गरीबी रेखा बना दी गई तो उस हिसाब से ये इंसान गरीब होगा, बाकी लोग गरीब नहीं होंगे।
तो ये दो तरीके हैं गरीबी के, तो ये अमूमन याद रखिएगा। सापेक्ष निर्धनता जो होती है ये एक तो कंपेयर करती है, या तो आप कहोगे एवरेज इनकम की बात होती है इसके अंदर, यानी इसमें जो बात होती है वो एवरेज इनकम होती है, या फिर आप कहोगे कंपैरेटिव होता है, कंपैरिजन होता है, यानी ये औसत आय से निकाली जाती है और ये तुलनात्मक होती है। क्या तुलनात्मक होती है, तुलना करती है। जब भी क्वेश्चन मिलेगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा। वहां पर ये बड़े देशों में ज्यादातर चलता है, और यहां पर जो एब्सोल्यूट होती है ये पॉवर्टी लाइन मेजर की जाती है, गरीबी रेखा बनाई जाती है, और उस पॉवर्टी लाइन के बेस पर जो बेसिक जरूरतों का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बेसिक नीड वाली बात जो है वो यहां लागू होती है कि इसमें बेसिक नीड देखकर पॉवर्टी लाइन बनाई जाती है, यानी गरीबी रेखा से देखा जाएगा, यानी कि जरूरतों से देखा जाए, यानी कि आवश्यकताओं पर के अनुसार, तो इसे कहते हैं एब्सोल्यूट या फिर रिलेटिव। अब इसके लिए आपको क्वेश्चन करने हैं, मैंने आपको ये बात बताई है कि देखो हम लगातार कोशिश करें कि आपका जो 2024 का एग्जाम है ना वो बहुत अच्छा होना चाहिए। पूरी कोशिश यही है लगातार कि जब फॉर्म्स हो आपके पास, उनके एग्जाम हो जब आपके, इसीलिए मैं आपको प्रैक्टिस दे रहा हूं। अब यहां पर जब हम क्लास कर लेते हैं तो उसके बाद जरूरी है कि इसमें एक क्लास प्रोवाइड की है अभी रिसेंटली, हमारा जो कैरियर व्हील एसएससी 2024 यूट्यूब चैनल है उस पर हम डेली जीएस की प्रैक्टिस करते हैं। अभी 2 या 3 सप्ताह पहले मैंने इस पे गरीबी और बेरोजगारी पर बेस्ड क्लास कराई है, जिसमें 40 सवाल कराए हुए हैं जो एसएससी स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। इसके अंदर जो आपका ये एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग एसएससी से पूरा हो जा रहा है बिल्कुल। तो याद रखिए उस क्लास को आपको देखना है, आप चाहे तो उसकी क्लास अभी देख सकते हैं क्योंकि उसमें गरीबी वाले क्वेश्चन सारे हो जाएंगे, या फिर अगली क्लास में बेरोजगारी पढ़ने के बाद उस क्लास को जरूर करिएगा। आप सीधा सीधा सर्च भी करेंगे ना पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट बाय राशिद सर, तो भी आपको 2-3 सप्ताह पहले की वो क्लास मिल जाएगी कैरियर